नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लाए हैं रोचक और ज्ञानपूर्ण जानकारियां। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंगों और उनके कार्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। एक औसत वयस्क की त्वचा का सतह क्षेत्र लगभग 1.5 वर्ग मीटर होता है और इसका वजन लगभग 12 किलोग्राम होता है, जिसमें त्वचा के नीचे की चर्बी भी शामिल है। त्वचा हमें चोट, यूवी किरणों और रोगाणुओं से बचाती है। इसकी केराटिन परत इसे सूखने से भी रोकती है। त्वचा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारी सबसे बड़ी संवेदी अंग भी है। इसके रिसेप्टर गर्मी, ठंडक और स्पर्श का अनुभव करते हैं। कंकाल की मांसपेशियां। कंकाल की मांसपेशियां हमारे शरीर की हरकत के लिए जिम्मेदार होती हैं। मानव शरीर में लगभग 350 कंकाल की मांसपेशियां होती हैं, जो शरीर के वजन का लगभग 25% होती हैं। ये मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं। मांसपेशियों में लंबी, छोटी, चपटी और गोल आकार की होती है। कंकाल प्रणाली। एक वयस्क व्यक्ति के कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियां कठोर और लचीली होती हैं ताकि वे भारी वजन सहन कर सकें। हड्डियों का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, इसीलिए हड्डियां धीरे धीरे ठीक होती हैं। टूटे हुए हड्डी को ठीक होने में कम से कम 6 हफ्ते लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए दैनिक कैल्शियम का उचित सेवन, किशोरों के लिए इरुम 500 मिलीग्राम आवश्यक है। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है। भोजन को मुंह में दांतों द्वारा कुचला जाता है और यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन पेट में होता है, जहाँ का वातावरण अत्यंत अम्लीय होता है। फिर छोटी आंत में सभी प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पैनक्रियाज द्वारा स्रावित पाचक एंजाइम, पैनक्रियाज रस और लिवर द्वारा स्रावित बाइल भी इसमें शामिल होते हैं। बड़ी आंत में पानी और खनिजों का अवशोषण होता है और इसकी बैक्टीरिया फ्लोरा विटामिन का उत्पादन करती है। श्वसन प्रणाली। शरीर की कैटाबॉलिक प्रक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों में होता है। आराम की स्थिति में हम प्रति मिनट लगभग 16 बार सांस लेते हैं और हर बार आधा लीटर हवा का आदान प्रदान करते हैं। फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर बीमारी है। धूम्रपान इससे होने का खतरा बढ़ा देता है। हृदय प्रणाली। हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं का नेटवर्क हृदय प्रणाली बनाता है। इस प्रणाली का एक हिस्सा, जिसे प्रणालीगत परिसंचरण कहते हैं, शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण। दिल से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन अवशोषित होती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर दिल में वापस आता है। रक्त वाहिकाओं में रक्त का संचार दिल की धड़कनों से होता है। नियमित व्यायाम, स्वस्थ कम वसा वाला आहार और धूम्रपान से बचकर हम अपने दिल और रक्त वाहिकाओं की सेहत बनाए रख सकते हैं। मूत्र प्रणाली। मूत्र प्रणाली के द्वारा अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। यह प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्पन्न करती है। मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है और फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। मूत्र प्रणाली का एक आम रोग पाइलाइटिस है, जिसमें गुर्दे के पेल्विस की सूजन होती है। इसके लक्षणों में मूत्र में प्रोटीन शामिल है। गुर्दे में अक्सर पथरी बन जाती है, जो छोटी चोटों का कारण बन सकती है और इसलिए मूत्र में रक्त हो सकता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर के समन्वित और विनियमित कार्य को नियंत्रित करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी शामिल है, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिकाएं शामिल हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अंगों के बीच सूचना का विद्युत संकेतों के रूप में आदान प्रदान करती है। मस्तिष्क से सीधे निकलने वाली 12 जोड़ी क्रेनियल नसें होती हैं और रीढ़ की हड्डी के खंडों से निकलने वाली 31 जोड़ी स्पाइनल नसें होती हैं। अंतःस्रावी तंत्र। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। एड्रेनालिन अधिवृक्क ग्रंथियों से स्रावित होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज से और थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है।
अंतःस्रावी तंत्र का केंद्र हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी धुरी होती है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन उत्पन्न करता है, जहां वे पिट्यूटरी हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। ये हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे कि थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और प्रजनन ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं। पैनक्रियाज हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी धुरी द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। लसिका प्रणाली। लसिका वह द्रव है जो अंतरालीय स्थानों में पाया जाता है, जिसे ऊतक स्थान भी कहते हैं। यह रक्त से केशिकाओं की दीवारों के माध्यम से परासरण द्वारा उत्पन्न होता है। लसिका में भी मेटाबॉलिक उत्पाद निकल जाते हैं। लसिका वाहिकाओं द्वारा लसिका को सबक्लेवियन शिरा में ले जाया जाता है, जबकि यह लसिका ग्रंथियों से होकर गुजरता है। लसिका में लाए गए रोगाणु लसिका ग्रंथियों में रहने वाले श्वेत रक्त कोशिकाओं से मिलते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण लसिका अंगों में थाइमस, प्लीहा और टोन्सिल शामिल हैं। ये भी श्वेत रक्त कोशिकाओं के परिपक्वता और प्रतिरक्षा रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार और सवाल कमेंट में लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।